हेलो दोस्तों, मेरा नाम माधुरी है। मैं गांव में निवास करती हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। गांव में एक मुखिया था। वह हर रोज एक नई लड़की के साथ शादी करता और दूसरे दिन ही उसे तलाक दे देता। मुखिया गांव की हसीन और नौजवान खूबसूरत लड़कियों के साथ ही शादी करता था और दूसरे ही दिन उसे लड़की को तलाक दे देता था। तलाक देने के बाद उसे लड़की को बहुत सारे रुपए और धन दौलत देता था। एक दिन मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं दिखने में गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन मुखिया ने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, और जब मुझे देखा है तो वह मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाता है। हम लोग बहुत गरीब थे, इसलिए मेरी शादी मुखिया के साथ कर दी जाती है। और जब मेरी शादी मुखिया के साथ हो जाती है, मेरे साथ पहली ही रात में कुछ ऐसा होता है कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मुखिया मेरे साथ रात में। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माधुरी है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरे पापा शहर में गुजारा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी कमाई बहुत कम थी, इसलिए हमारी फुल फैमिली गांव में रहने के लिए आ जाती है। हमारे पापा मेले में चाट पकोड़े की दुकान लगाया करते थे। शहर में बहुत महंगे थी, इसलिए हम लोग गांव आ गए। गांव में हमारा घर पहले से मौजूद था, क्योंकि हमारा जन्म स्थान गांव ही था। गांव में ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे लेकर शहर मेरे मम्मी पापा चले गए। लेकिन महंगाई के कारण फिर से हम लोग गांव में आ गए। मेरी 3 और बहनें थी, मेरा भाई कोई नहीं था। तीनों बहनों में मैं सबसे सुंदर थी। गांव में मेरी पहले की एक फ्रेंड थी, उसका नाम सौम्या था। मैं बचपन में उसके साथ ही खेला करती थी। मैं जब गांव लौटती हूँ तो सौम्या मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मेरे पास दौड़ते हुए आ जाती है। सौम्या पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब वह शादी करने के लायक हो गई थी। मैं भी शादी के लायक हो गई थी, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि उसने मुझे इतने बड़े पर भी पहचान लिया और मैंने भी उसे पहचान लिया। सौम्या मेरे साथ साथ मेरे घर तक आती है। मेरे पापा जब घर को खोलते हैं तो उसे घर में बहुत धूल मिट्टी थी, क्योंकि हम लोगों बहुत दिनों बाद इस घर में प्रवेश कर रहे थे। मैं अपनी फ्रेंड को बैठने को कहती हूँ और मैं कहती हूँ, मैं घर थोड़ा साफ कर लूँ, बहुत गंदा है। मैं और मेरी तीनों बहनें काम में लग जाती हूँ। मुझे घर साफ करने में 2 घंटे लगे। घर साफ हो जाने के बाद मैं सौम्या के पास बैठकर रहती हूँ और बताओ क्या चल रहा है गाँव में। समय कहने लगी, गांव में क्या सब ठीक ही चल रहा है। सौम्या ने मुझसे कहा, कल मुखिया की शादी है, मैं मुखिया की शादी देखने जाऊंगी, तो तू भी चलेगी क्या? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं चलूंगी, जरूर चलूंगी, लेकिन मम्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी से मैं कहा, मुखिया की शादी है, क्या मैं मुखिया की शादी देखने जाऊं? मम्मी कहने लगी, हाँ, जो उसमें क्या है, दिखाओ मुखिया की शादी। मैंने अपनी दोस्त सौम्या से कहा, मुखिया की अभी तक शादी नहीं हुई क्या? सौम्या कहने लगी, अरे मुखिया हर महीने शादी करता है और पहली रात उस लड़की के साथ गुजरता है, दूसरे ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। मुखिया जी लड़की से शादी करता है, उसे बहुत सारा जेवर और बहुत सारे रुपए देकर ही तलाक करता है, और वह मुखिया हर महीने एक हसीन लड़की के साथ शादी करता है। मैं हूँ सारी बात सुनकर बहुत डर जाती हूँ और मैं कहने लगती हूँ, तब तो मैं मुखिया की शादी देखने नहीं जाऊंगी। कहीं उसने मुझे देख लिया और उसने मुझे पसंद कर लिया तो अगले महीने मेरी बारी आ गई तो। सौम्या हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो क्या? तुम दुपट्टे से अपना मुंह ढक लेना। मैं भी अपना मुंह दुपट्टे से ही ढककर शादी देखने जाती हूँ। मैं मुखिया की कहानी सुनकर बहुत डर गई थी। मुझे मुखिया की शादी देखने का अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सौम्या कहाँ लगी, तू डर क्यों रही है? मैं हूं ना, और वैसे भी वहाँ बहुत मजा आता है। मैं सौम्या से कहा, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, अगर उसने मुझे कैसे भी करके देख लिया तो वह पक्का अगले महीने मुझसे ही शादी करेगा। मैं सौम्या से कहा, मैं नहीं जाऊंगी यार, मुझे मुखिया से अब बहुत डर लग रहा है उसकी यह सारी बातें सुनकर। तो सौम्या कहने लगी, मुखिया जोर जबरदस्ती शादी नहीं करता है, अगर लड़की का मन होगा तभी मुखिया शादी करता है। मुखिया जोर जबरदस्ती लड़कियों के साथ नहीं करता, लड़कियां खुद उससे शादी करते हैं, क्योंकि मुखिया पहली रात उसे लड़की के साथ गुजर कर दूसरे दिन जब तलाक देते हैं तो उसे लड़की को बहुत सारे गहने और बहुत सारा रुपया देते हैं। इसलिए लड़कियां खुद मुखिया से शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। मुखिया एक रात के लाखों रुपए देता है। मैं सुनने से कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी मुखिया की शादी देखने। सोना पहनने लगी, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी मम्मी मुझे वरना डांटेंगी, कितना टाइम कहाँ लग गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो सामने अपने घर चली जाती है।
रात भी काफ़ी हो जाती है, हम लोग खाना वाना खाकर लेट जाते हैं। लेते टाइम मेरे दिमाग में सौम्या ने जो बताया था वही सारी बातें घूम रही थी। मैं सौम्या की बातें सोच सोच कर बहुत डर रही थी। अगली सुबह सौम्या मेरे घर आती है और कहती है, चलो तैयार हो गई हो? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। मैंने मम्मी से कहा मैं जा रही हूँ। ठीक है, मुखिया की शादी देखना? तो मेरी मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है जाओ। मेरी मम्मी को मुखिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे मुखिया की शादी देखने के लिए परमिशन दे दी है। अगर मेरी मम्मी को ये सारी बातें पता होती तो वह बिल्कुल भी मुझे मुखिया की शादी देखने के लिए परमिशन न देती है। मैं और मेरी दोस्त मुखिया की शादी देखने के लिए चले जाते हैं। मैं और मेरी दोस्त दुपट्टे से मुंह अच्छी तरह से ढके हुए थे। मैं जब मुखिया की शादी पर पहुंची तो मैंने देखा वहां बहुत धूमधाम से शादी हो रही थी। मुखिया के पास बहुत धन दौलत थी, इसलिए वह हर महीने इतनी अच्छी शादियां करता था। जिस तरफ देखो उस तरफ रोशनी ही रोशनी। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, कल देखना मुखिया इस लड़की को भी तलाक दे देगा। जो दुल्हन बनी हुई थी वह भी काफ़ी सुंदर थी, लेकिन मुझे कम सुंदर थी। मुझे दुल्हन को देखकर बहुत दुख आ रहा था कि बेचारी लड़की की पवित्रता एक ही रात में नष्ट हो जाएगी और अगले ही दिन उसे तलाक भी दे दिया जाएगा। मैं और मेरे दोस्तिया की शादी देखकर अपने अपने घर लौट आते हैं। मैं जब घर आ जाती हूँ और खाना वाना खाकर लेट जाती हूँ तो मैं मुखिया की सारी बातें सोच रही थी और मुखिया ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी भी मुझे चिंता सता रही थी। मैं अब यही सोच रही थी कि अगले दिन देखा क्या होता है क्या नहीं। अगला दिन हुआ तो मुखिया ने जिस लड़की से शादी की थी उसे तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद उसे लड़की को बहुत सारे रुपए और गहने दिए जाते हैं ताकि उसका जीवन सुधर जाए। मेरे पापा मेरी भी शादी एक लड़के के साथ तय कर देते हैं। उसका नाम रोहित था। रोहित कंपनी में काम करता था, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी और रोहित दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था, तो मैं शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मेरी और रोहित की मंगनी कर दी जाती है। उधर मुखिया भी अगली शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। वह पूरे गांव में इधर उधर लड़कियों को देख रहा था कौन कितनी सुंदर है। एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ खेत पर गई हुई थी। मैं और मेरी दोस्त इधर उधर खेतों में टहल रहे थे। तभी एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में कौन था मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब गाड़ी रुकती है और गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मुखिया ही था। मैंने मुखिया को देखा, मुखिया ने मुझे देखा। मुखिया मेरी तरफ बहुत घूर घूर कर देख रहा था। मैं मुखिया की सारी कहानी जानती थी, तभी मुझे उससे बहुत डर लगता था। अब तो वह मेरे सामने ही खड़ा था। मैं नज़रें अपनी नीचे कर लेती हूँ और अपने दोस्त के साथ वापस घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने सारी बातें अपनी मम्मी से बताई। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी, तो इतने डरने की कौन सी बात है? मुखिया है, क्या तुम्हें खा जाएगा? और ऐसा तो है नहीं, वह जबरदस्ती किसी के साथ शादी करता है। जब सब लोग राजी होते हैं तभी वह शादी करता है। और वैसे भी तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। थोड़ी ही देर बाद मेरे घर का कोई गेट खटखटाता है। मेरी मैन गेट खोलने के लिए जाती है और गेट खोलते हैं। मेरे गेट पर कोई और नहीं बल्कि मुखिया ही खड़ा हुआ था। मुखिया के साथ कुछ लोग भी आए हुए थे और मेरे पापा भी उन लोगों में खड़े हुए थे। मेरे पापा तुरंत ही मन से कहते हैं, जो चाय बनाओ, जाकर मुखिया जी आए हुए हैं घर पर। मेरी माँ ने पहले मुखिया को कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं मुखिया को पहले देख रखा था तो मैं तुरंत ही पहचान जाती हूँ। मैं अब सो रही थी कि आखिरकार मुखिया मेरे घर पर क्या करने आया है। मैं यही सोच रही थी कहीं यह मेरा हाथ मांगने तो नहीं आया है। मैं ये सारी बात सोच सोच कर बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब मेरे पापा चाय बनाने को कहते हैं तो मेरी माँ तुरंत ही चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। मम्मी किचन से चाय बनाकर लाती है। मुखिया चाय पीता है और कहता है, मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करने लगा हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप लोग राजी हैं? तो मेरे पापा कहने लगे, मुखिया जी मेरी बेटी की शादी होने ही वाली है, उसकी मंगनी तो हो चुकी है, आगे शादी कैसे हो सकती है? ये शादी नहीं हो सकती है। मेरे पापा ने मुखिया जी से साफ इनकार कर दिया शादी के लिए। तुम मुखिया कहने लगा, मुझे कौन सा पूरा जीवन तुम्हारी बेटी के साथ बिताना है, मुझे एक रात के लिए शादी करनी है और एक रात के मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा जिससे तुम्हारे घर की स्थिति सही हो जाएगी और जितना तुम्हारा कर्ज है वह भी मैं उतरवा दूंगा। इतना कहकर मुखिया मेरे घर से चले जाते हैं। मेरी मम्मी पापा आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं, बेटी क्या तुम एक रात के लिए शादी करने के लिए तैयार हो सकती हो? मैंने पापा से कहा, आप पागल हो गए हो
क्या आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, इतना भी आपको समझ नहीं आता? मैं यह शादी हरगिज नहीं करूँगी। तो मेरे पापा मेरे सामने रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, बेटी तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर कितना कर्ज है, हमारे घर में कितनी गति है, ये तुम देख नहीं रही हो। एक रात की ही तो बात है, एक रात में हम सब लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मेरी माँ भी मुझसे कहने लगी, हाँ बेटी तुझे ये शादी कर लेनी चाहिए, और एक रात ही की तो बात है। तुम्हारी 3 छोटी छोटी बहनें हैं, उन्हें भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा, उनका भी जीवन सुधर जाएगा तुम्हारे एक दिन से। मैंने मम्मी पापा की बातें सुनी तो मैं मम्मी पापा से कहने लगी, लेकिन मेरी तो मंगनी हो चुकी है, अब मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? रोहित मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? मेरी मम्मी पापा मुझसे कहने लगे, बेटी तुम्हें रोहित से बात करनी चाहिए और उसे मनाना चाहिए, और एक ही रात की तो बात है। मैंने मम्मी पापा की बातें सुनी और मैं रोहित से बात करने के लिए राजी हो गई। मैंने रोहित को अपने घर पर बुलाया और मैंने उसे सारी बात बताई और अपनी घर की स्थिति भी बताई। मैं रोहित को बताया, रोहित तुरंत ही मेरी बातें सुनकर मुझे गुस्सा हो जाता है और मुझ पर चिल्लाने लगता है और कहाँ लगता है, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम एक रात के लिए शादी करोगी? रोहित कहने लगा, मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ, तुम्हारी शादी अगर मुखिया से हुई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं रोहित के आगे रोने लगती हूँ और उसे सारी बातें खुलकर बताती हूँ, और मैं अपनी गरीबी को भी रोहित के आगे पेश कर देती हूँ। मैं जब रोने लगती हूँ तो रोहित मुझसे कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम रो क्यों रही हो? अगर एक ही रात की बात है तो मैं शादी करूँगी, राजी हूँ। तुम एक रात के लिए मुखिया के साथ शादी कर सकती हो, लेकिन अगले दिन वह तलाक तुम्हें दे देगा ना? मैंने कहा, हाँ वह सब लोगों को एक ही रात के लिए शादी करता है और अगली मीटिंग वह तलाक दे देता है। रोहित की शादी के लिए मान जाता है, मेरी और मुखिया जी की। मैंने यह बातें अपने घर में मम्मी पापा से बताई तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा रुपया मिलने वाला था और उनके कर्ज भी माफ़ होने वाले थे। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मम्मी पापा से कह दिया, ठीक है अब मैं राजी हूँ शादी करने के लिए, और मेरी तारीख निकलवाओ। मेरी शादी की तारीख निकलवाई जाती है और मेरी शादी मुखिया के साथ कर दी जाती है। मैं विदा होकर जब मुखिया के घर जाती हूँ तो मुखिया का घर देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। कुछ नौकरानी मुझे मुखिया के रूम में ले जाती हैं। रूम बहुत सजा हुआ था, बेड भी बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था, बेड पर फूल भी बिछे हुए थे। मैं उसे बेड पर बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर बाद मुखिया रूम में आता है। मैं उसे देखकर बहुत डरी हुई थी, पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं। मैंने मुखिया से साफ इनकार कर दिया कि वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। मुखिया कहने लगा, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मैं चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने भी सोचा, चलो ठीक है, एक ही रात की बात है, जो करना है कर लेने देती हूँ। अगली सुबह तो मुझे तलाक मिल ही जाएगा। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आने लगती है। मुखिया मुझे सोने के लिए मना करता है, लेकिन मुझे नींद बहुत तेज आ रही थी तो मैं सो जाती हूँ, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे साथ रात में मुखिया ने कुछ भी नहीं किया। मैं अब बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर में मुखिया भी उठ जाते हैं। मैं उनकी तरफ देख रही थी, वो मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत काम कुछ नहीं किए। जैसा कि शादी के बाद होता है वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं रोहित के बारे में सोच रही थी। रोहित शायद मेरा इंतजार कर रहा होगा कि मैं कब तलाक लेकर उसके पास पहुंचूंगी। मैं मुखिया से शुक्रिया अदा करने लगी तो मुखिया मुझसे कहने लगी, इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है? मैंने आज तक किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया, जिससे भी शादी की है को आज तक मैं छुआ तक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें भी नहीं छुआ और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मैंने मुखिया जी से कहा, तो आज मेरा तलाक कर दोगे ना? मुखिया कहने लगी, नहीं मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे जिस लड़की की आवश्यकता थी वह मुझे मिल चुकी है और वह तुम हो। मैं बहुत परेशान थी कि शायद मुखिया जी मुझे तलाक नहीं देंगे। मुखिया जी अब मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। आज तक जिस भी लड़की से मुखिया की शादी हुई, अगले ही दिन मुखिया जी ने उसे लड़की को तलाक दे दिया, लेकिन वह मुझे तलाक देने के लिए मंजूर नहीं थे। मैंने मुखिया जी से कहा, तुम मुझे तलाक क्यों नहीं देना चाहते हो? तो मुखिया जी कहने लगे, तुम मेरी पसंदीदा औरत हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता हूँ।
मैंने मुखिया जी से कहा, मैं एक साथ जानना चाहती हूँ, एक दिन के लिए ही शादी क्यों करते हो और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देते हो, इसका राज क्या है? मुखिया जी कहने लगे, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। मुखिया जी ने मुझे अगले दिन तलाक नहीं दिया। मैं अब बहुत अफसोस कर रही थी यह शादी करके। मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी रोहित की, जिससे मेरी मंगनी हो चुकी थी। बेचारा रोहित मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा। रोहित तो यही सोच रहा होगा कि मैं इतना धन दौलत देखकर मैं बदल गई, इसलिए मैंने मुखिया जी से तलाक नहीं लिया। लेकिन रोहित को क्या पता था कि मुखिया जी मुझे तलाक नहीं देंगे। अगर मुझे पहले ये सब पता होता तो मैं मुखिया जी से शादी ही ना करती। धीरे धीरे हमारे और मुखिया जी की शादी के एक हफ्ता हो गया, लेकिन मुखिया जी ने अभी तक मेरे शरीर को छुआ तक नहीं था। रात में मुखिया जी बेड पर एक तरफ लेटे थे और मैं दूसरी तरफ लेटी थी, लेकिन आज तक मुखिया जी ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुखिया जी का कहना था कि जब तक तुम खुद मेरे साथ यह सब करने के लिए राजी नहीं होगी, जब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। लेकिन मुझे जानना था कि मुखिया जी ने मुझे तलाक क्यों नहीं दिया, और जिस भी लड़की से मुखिया जी ने शादी की उसे तुरंत ही अगले दिन तलाक दे दिया। इसका राज क्या था? मैं बहुत बेचैन थी इस राज को जानने के लिए। एक दिन मुखिया जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मुखिया जी किसी को कॉल पर कह रहे थे, मैं रुपए लेकर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे। मुखिया जी तिजोरी से रुपए निकलते हैं और बैग में रख के कहीं जा रहे थे। मुखिया जी आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके पीछे करते हुए उनके पीछे पीछे जा रही थी, ताकि मुझे भी सच पता चले कि आखिरकार राज क्या है, इतनी शादियां करने का, और वह मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे हैं। मुखिया जी धीरे धीरे चलते चलते एक घर में घुस जाते हैं। वह घर किसी और का नहीं था बल्कि रोहित का था, जिससे मेरी मंगनी हो चुकी थी। मुखिया जी ने रुपयों का भरा बैग रोहित को थमा दिया और कहने लगे, आप खुश हो ना? मैंने जितना कहा था उतना कर दिया, अब तुम मेरे बीच नहीं आओगे। तो रोहित कहने लगा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। ये सारी बातें सुनकर मैं वापस लौट आती हूँ। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ने इतने सारे रुपए मुखिया से किस लिए लिए हैं। मुखिया जी जब घर वापस लौट कर आते हैं, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा कि कहाँ गए थे कहाँ नहीं, उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सारी राज जानने थे। अगर मैं ये सब बता देती कि मैं ये सब देख लिया है, तो शायद मैं राज का पता कभी नहीं लगा पाती। इसलिए मैंने मुखिया जी से कुछ नहीं बताया कि मैं तुम्हें रुपए देते हुए रोहित को देख लिया है। एक दिन मुखिया मुझसे कहते हैं, हम लोग कहीं घूमने नहीं चले हैं, जब से शादी हुई है तुम घर पर ही रह रही हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मेरा भी घूमने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने मुखिया जी से कहा, ठीक है चलो, कहाँ घूमने चलोगे? तो मुखिया कहने लगी, रुको मैं भी गाड़ी निकलता हूँ। वह गाड़ी निकलती है और मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। मुखिया जी मुझे घूमने के लिए पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुखिया जी ने जब गाड़ी रोक दी और मुखिया जी गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने मुझे भी उतरने के लिए कहा, मैं नीचे उतरी और सामने देखा तो एक बाबा की कोठरी थी। मुखिया जी ने मुझे स्कूटी में लेकर गए, उसमें एक बाबा बैठा हुआ था। मुखिया जी उसे बाबा से कहने लगे, अपने जैसा बताया था मैं वैसा ही किया है, आपने जिस लड़की से बताया था बिल्कुल वैसी ही मेरी पत्नी है। मुखिया जी ने मेरा हाथ पापा जी से दिखाया और कहने लगे, बाबा जी हाँ, तुम्हारी शादी संपूर्ण हो गई है, अब तुम इस लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। ये लड़की तुम्हारे घर लक्ष्मी के रूप में आई हुई है। इतना सुनते ही मुखिया जी ने बाबा जी के पैर छुए और जाने के लिए इजाजत मांगने लगे। तो बाबा जी कहने लगी, इजाजत है। मुखिया जी मुझे वापस घर लेकर आ जाते हैं। मैं बहुत गुस्सा थी मुखिया जी पर, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। मैं घर पर मुखिया जी से कहा, अगर मुझे आप सच्चाई नहीं बताएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आखिरकार यह सब क्या चल रहा है? तुम मुखिया जी मुझे कहने लगे, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, आज तुम सब्र तो करो। मैंने कहा, मुझे सब्र नहीं करना, मैं इतने दिनों से सब ही करती आ रही हूँ, मुझे अभी के अभी तुम सारी सच्चाई बताओ। तो मुखिया जी कहने लगे, तो सुनो, 10 साल पुरानी यह बात है। मैं अभी जब तुम्हें उसे बाबा के पास ले गया था, वही बाबा 10 साल पहले हमारे घर पर आया था। मैं जुआ में बहुत रुपए हार चुका था, मैं बहुत कंगाल हो चुका था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। वह बाबा मेरे हाथों को देखते हैं और मुझसे कहते हैं, तुम्हें रोज एक नई शादी करनी होगी और अगले ही दिन उसे तलाक देना होगा और बहुत सारे रुपए और धन और दौलत भी देनी होगी। इससे तुम्हारी बढ़ोतरी होगी और उसे लड़की के साथ तुम्हें कुछ भी गलत करने की इजाजत नहीं है।
और उन्होंने ये भी बताया था कि जिस लड़की के कमर पर और बाएं हाथ पर एक तिल होता उसी से तुम्हारी शादी संपूर्ण हो जाएगी। वही लड़की तुम्हारे लिए लक्ष्मी के रूप में आई होगी। उससे शादी करने के बाद तुम दूसरी शादी कभी मत ना करना। जब तक ऐसी लड़की ना मिली जब तक तुम दूसरी शादी करते रहना और उसे बहुत धन दौलत देते रहना ताकि उसका भी जीवन सफल हो जाए और इससे तुम्हारा धन में बढ़ोतरी होगी। ये सब बढ़कर बाबा जी चले जाते हैं। जब से लेकर मैं रोज एक नई लड़की के साथ शादी करता हूँ और अगले ही दिन उसे तलाक दे देता हूँ क्योंकि उसके कमर पर और बाएं हाथ पर मुझे दिल नहीं दिखाई देता था। जब हमारी पहली शादी की रात थी और तुम सो गई थी तो मैं तुम्हारी कमर पर पहले दिल देखा तो मैं बहुत खुश हो गया और तुम्हारी बाएं हाथ पर भी दिल था। मैं समझ गया था कि तुम वही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मुखिया जी ने मुझे मेरे ही कमर और बाएं हाथ पर तिल दिखाए और मैं तुम्हें घूमने के लिए उसे बाबा की कोठारी में ले गया था ताकि मैं तुम्हारा हाथ दिखा सकूं कि तुम वही लड़की हो या नहीं जिसे मुझे तलाश थी। बाबा ने कहा, हाँ यह वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारा जीवन सफल होगा। अब तुम्हारी शादी संपूर्ण हो गई है, अब तुम किसी के साथ शादी नहीं करोगे, यही तुम्हारी धर्मपत्नी है। मैंने कहा, अच्छा ये सब तो ठीक है लेकिन तुम रोहित के पास क्यों गए थे उसे दिन? मैंने सब देख लिया था और मैं सब सुन लिया था। तुम रोहित के पास तिजोरी से रुपए लेकर उसे देने के लिए गए थे, मैंने सब देख लिया था। मुखिया जी कहने लगे, रोहित बहुत गिरा हुआ इंसान है, उसने रुपयों की खातिर यह सब किया था। मैं जब तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आया था तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी मंगनी रोहित के साथ हो चुकी है। मैं रोहित से बात की तो रोहित मुझे रुपयों की मांग करने लगा और कहने लगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा शादी के लिए जब तक तुम मुझे इनाम नहीं दोगे, जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। मैं जानता था कि जब तक रोहित नहीं कहेगा जब तक हम लोगों की शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उसे बहुत सारा इनाम दिया। अब मुझे सारी राज पता चल गए थे तो मैं बहुत खुश थी और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि मेरी शादी एक अच्छे इंसान से हुई है। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मेरी शादी उस इंसान से नहीं हुई जो एक लालची किस्म का इंसान था। रोहित लालच के खातिर मेरी शादी मुखिया के साथ करने के लिए राजी हुआ था। मुखिया जी ने आज तक मुझे गलत नज़रों से देखा भी नहीं था। उनका कहना यही था, जब तुम कहोगी जब ही मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी वाले संबंध बनाऊंगा। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी मुखिया जी की। अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी तो मैं अब मुखिया जी के साथ पति पत्नी वाले संबंध भी बना लिए थे और 1 साल बाद मेरी कोख से एक लड़के का जन्म हुआ था। मैं अब बहुत खुश थी मुखिया जी के साथ। मुखिया जी मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। अब मैं उन्हें मुखिया जी नहीं बल्कि ये जियो जी कह के पुकारती थी। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत सारे रुपए और एक घर दिया। अब मेरे घर वाले भी खुश थे। मेरे तीनों बहनों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराया जाता है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति गांव के मुखिया तो थे लेकिन उनकी उम्र मेरे ही बराबर थी। क्योंकि उनके पिता की मौत हो जाती है तो उन्हें गांव का मुखिया बना दिया जाता है, इसलिए उन्हें नौजवान पर ही मुखिया का दर्जा दे दिया जाता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।